हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी जैसे कि आप सभी को पता है कि द इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ रहती है। तो आज हम जो द इंडियन एक्सप्रेस की 10 अक्टूबर 2025 की हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। इसमें हमारी न्यूज़ क्या रहेंगी, हम उसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई थी उसमें अब बाढ़ ख़त्म होने के बाद अब वहाँ पर जो मिट्टी है उसको क्या चुनौतियाँ और क्या क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में डिस्कस हो गया। उसके बाद टाटा समूह को लेकर यानी कि टाटा ग्रुप्स के लिए उनकी जो सत्ता की लड़ाई है उसी बीच कुछ में उनमें जो विवाद चल रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद है जो लास्ट लो यानी कि क्रॉस जाना हो कोई, यानी कि इनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनकी जो रचनात्मक दृष्टिकोण की वजह से। इसको डिस्कस करेंगे। तो पंजाब में बाढ़ के बाद जो मिट्टी की स्थिति है, अब देखिए पंजाब में अगर हम देखते हैं तो 2025 की जो मानसून है वो पंजाब ने पिछले 4 दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ का कारण बनी है। यानी कि सबसे बड़ी बाढ़ जो आई है 2025 में अगस्त सितंबर में रावी, ब्यास और सतलुज घग्गर नदियों का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हिमाचल प्रदेश उसके साथ जम्मू कश्मीर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा भारी वर्षा हुई कि रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसका कारण जो पंजाब की बाढ़ बना था। इसके बाद साथ ही भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर जो बांध थे उनसे जल छोड़ा गया था। यानी कि पानी छोड़ने की वजह से पंजाब का जो पूरा राज्य था उसमें 23 जिलों को भी यानी कि जितने ज़िले थे वहाँ पर करीब 6 से 7 ज़िले पूरी तरह से डूब चुके थे, लेकिन सभी ज़िलों को प्रभावित किया था। लगभग हम बात करें अगर डेटा की तो 1400 से लेकर 1900 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। 3.5 लाख से अधिक जो लोग थे वो विस्थापित हुए और 3 लाख एकड़ से ज़्यादा जो भूमि थी, कृषि थी, वो डूब गई थी, जिसमें लोगों ने धान लगाया हुआ था, कपास, गन्ना, ये सभी फसलें थी पूरी तरह बर्बाद हो गई और 30 से अधिक मौतें भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब बाढ़ के बाद पानी उतर गया। अब वहाँ पर चिंता क्या है कि मिट्टी की स्थिति, यानी कि वहाँ पर अब मिट्टी कैसी है, यह स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर चुनौतियां पैदा कर रही है। लेकिन सही प्रबंधन से जो रबी फसलें खास करके गेहूं, उसके लिए एक उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है। यानी कि अगर सही इसके लिए सही प्रबंधन किया जाए तो उसके बाद अब एक उम्मीद की किरण भी जग रही है। इसमें चुनौतियां क्या है, सबसे पहले तो गाद और रेत का जमाव हो चुका था। अब देखिए बाढ़ के पानी से क्या हुआ, खेतों में मोटी परत जम गई, रेत, सिलट सब कुछ जमा हो गया, जिससे क्या हुआ 95% जो मिट्टी और 5% जो रेत से बनी हुई थी, अब वहाँ पर रेत ज़्यादा और मिट्टी कम है। यह हिमालय की जो तलहटी से जो बहकर आई थी मिट्टी, वहाँ की पूरी सामग्री है जो स्थानीय जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल जो सोल है उसके साथ मिलकर एक कठोर परत बना रही है। इससे मिट्टी की जो पारगम्यता यानी कि पानी सोखने की जो क्षमता है उसकी वो कम हो चुकी है, जड़ें फैलने में कठिनाई हो रही है, उर्वरता घट रही है। पंजाब जो है एक तरह से पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है उनके एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि इससे गेहूं की बुआई में देरी भी हो सकती है और जो उपज देखते हैं यानी कि जो प्रोडक्शन है 20 से 30% तक कम हो सकती है। अब ये ऐसी चुनौतियां पंजाब में देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही टॉप सॉइल का क्षरण हो चुका है, यानी कि ऊपर वाली जो मिट्टी उसका इरोजन हो चुका है। आपने देखा होगा जब कभी पानी आता है यानी कि बाढ़ आती है तो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ ही बहकर चली जाती है। तो इसमें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन जैसे पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो मिट्टी पूरी तरह से बह चुकी है। इससे मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता वो कम होगी और लवणता यानी कि सलाइनिटी जो है वो बढ़ने का खतरा है। खास करके जो फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर जिले में जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ज़्यादा ऐसी सिचुएशन देखी जा रही है। रबी मौसम पर भी संकट आ चुका है। गाद हटने से किसानों के पास जो ना तो पूरी तरह से संसाधन है, ना ही उनके पास समय इतना है। अक्टूबर में जो अभी गेहूं की बुआई शुरू होनी थी अब नवंबर तक टल सकती है, यानी कि नवंबर के बाद से भी शुरू हो सकती है, जिससे उपज पूरी तरह से प्रभावित होगी। इसके अलावा जो उर्वरक जिसमें यूरिया की कीमतें बढ़ने की वजह से काला बाजार और नकली कीटनाशकों का खतरा भी सामने आ रहा है। इसके सकारात्मक पहलू अगर देखें तो बाढ़ ने केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी दिए हैं। अब ऐसे आप सोच रहे होंगे लाभ क्या हो सकते हैं। इसमें क्या है कि मिनरल रिच सिल्ट का वरदान मिला है। जैसे हिमालय से आई जो गाद है वहाँ पर प्राकृतिक खनिज
प्रचुर हैं जो कि लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। और पीएयू के अध्ययन से क्या पता चलता है कि सही तरीके से अगर इसको मिश्रित किया जाता है तो प्राकृतिक उर्वरक का काम भी कर सकती है। जैसे कि 1988 की बाढ़ आई थी पंजाब में, जब किसानों ने रिकवरी की थी। लुधियाना के किसान मेलों में सैकड़ों किसान मिट्टी पानी की मुफ्त जांच करा रहे हैं ताकि सही फसल चुनी जा सके। यानी कि अब उसके बाद सही फसल कौन सी होगी, अब ये भी एक चुनौती है। सरकार और समुदाय जो प्रयास हैं, सामुदायिक प्रयास, पंजाब सरकार ने जिनका खेत उसकी रेत नीति लागू कर दी है, जिसके तहत किसान खेतों में जमा गाद बिना अनुमति के हटा भी सकते हैं और बेच सकते हैं। प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा देने के ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालय टीमें भी भेजी हैं। सेना एनडीआरएफ ने बचाव के साथ साथ मिट्टी बहाली में भी मदद की है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया गहरी जुताई हो, जैविक खाद डाली जाए और मिट्टी परीक्षण से रिकवरी जो है उसको संभव बनाया जा सकता है। इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो 1988 की जो बाढ़ है, जब 500 से अधिक मौतें हुई थी पंजाब में, पंजाब ने तेजी से उबर लिया था उस समय पे। और वर्तमान में भी जो मानसून है खत्म होने और पानी के उतरने से बहाली जो है वो तेज हो रही है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि अगर नवंबर तक बुआई हो जाए तो लंबे समय में कोई हानि नहीं होने वाली, यानी कि आने वाले समय पर जो पूरी एक तरह से सर्कल वो सही हो जाएगा। अब देखिए आशावाद का अर्थ क्या है कि चुनौतियां तो गंभीर है लेकिन समाधान फिर भी संभव है, बशर्ते कार्रवाई तत्काल हो। बाढ़ मानवीय कारक जिसमें बांध प्रबंधन की कमी, वनों की कटाई, अवैध निर्माण, ये सबको तो बढ़ चुका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की चेतावनी भी सामने आती है। इसमें इमीडिएट तत्काल कदम क्या हो सकते हैं? मिट्टी परीक्षण करवाना होगा, पीएयू या फिर गहरी जुताई करें, जैविक खाद यानी कंपोस्ट खाद का यूज करें, गाद को रेत के रूप में बेचकर आय अर्जित करें। यानी कि गाद जो आई थी उसको अब रेत जो बनी उसको बेचकर फिर आप अपनी आय को भी बैलेंस कर सकते हैं। बाढ़ प्रतिरोधी फसलें जैसे बासमती की जो नई किस्में, बेहतर जल निकासी, वन रोपण पर जोर दें। केंद्र राज्य मिलकर बांध प्रबंधन सुधारना होगा। पंजाब के किसान जो हैं लचीले हैं, 1988 की तरह फिर से वे उठ खड़ेंगे। लेकिन यह संकट हमें इससे पता चलता है कि प्राकृतिक का सम्मान ही सच्ची समृद्धि है। इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं? जैसे इंडस नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 एक में मिलती हैं जो सीधे इंडस नदी में शामिल होती है। निम्न में से कौन सी सीधे इंडस नदी में मिलती हैं? झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सतलुज, यानी कि सतलुज जो नदी है वो डायरेक्ट इंडस नदी में मिलती है। मिट्टी अपरदन यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन के प्रमुख कारण क्या है? इनमें से कौन सा मिट्टी संरक्षण का सही तरीका नहीं है? इसमें कंटूर बंटिंग, टेरेस फार्मिंग, ओवरग्रेजिंग या फिर फॉरेस्टेशन। अब देखिए इसमें क्या है, ओवरग्रेजिंग यानी कि हद से ज़्यादा चराना, यानी कि कोई मान लीजिए खेत है या फिर कहीं भी घास वगैरह उसको चरा देना, तो ये ओवरग्रेजिंग हो जाती है, तो ये सही तरीका नहीं है। इसमें अब देखिए चीनी उद्योग के उप उत्पादों की उपभोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोगैस ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मेलासेस रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए फीडर स्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो उत्तर क्या है कि दोनों ही सही हैं। तो अब इसका अगर हम देखें तो बाढ़ के बाद क्या होता है कि मिट्टी जो बढ़ाने के लिए जैविक खाद जिसमें मेलासेस आधारित जो है महत्वपूर्ण, पंजाब में गन्ना फसल जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसमें देखिए आगे क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बीमारियों का कम होना ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। बीमारियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। इसमें मेंस का कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के लाखों शहरों में विशाल बाढ़ का हिसाब लगाएं, जिसमें हैदराबाद, पुणे जैसे स्मार्ट शहर भी शामिल है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छा टॉपिक है, यानी कि इसको हम नेचुरल डिजास्टर के रूप में मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मानव निर्मित आपदाएं भी शामिल होती हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, टाटा समूह की आत्मा के लिए लड़ाई के बीच बॉम्बे हाउस में बेचैनी। अब देखिए टाटा जो ग्रुप्स हैं उसको लेकर अब जो है एक पर तरह से उत्तराधिकारी सत्ता की लड़ाई चल रही है उसमें।
तो रतन टाटा की विरासत के बारे में देखते हैं कि 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स की कमान संभाली थी और समूह एक ढीला ढाला संगठन था उस समय पर, जिसमें कई कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम करती थी। उस समय भारत भी आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। रतन टाटा ने इस अवसर को भुनाया और समूह को एकजुट किया, केंद्रित किया और वैश्विक सत्र पर प्रतिस्पर्धी बनाया था। इसके बाद वैश्विक अधिग्रहण जो है यानी कि 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को 271 मिलियन पाउंड में खरीद लिया था, जिससे टाटा को वैश्विक चाय बाजार में स्थापित किया गया। कोरस 2007 में $12 बिलियन में कोरस यानी कि यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, उसका अधिग्रहण कर लिया, जिससे टाटा स्टील को दुनिया की स्टील कंपनियों में शामिल किया गया था। अब देखिए मतलब कि रतन टाटा ने अपने दम पर काफ़ी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा की, काफ़ी कंपनीज को खरीद लिया। जगुआर लैंड रोवर 2008 में $2.3 बिलियन में फोर्ड से JLR का अधिग्रहण किया, जिससे रतन टाटा ने घाटे से मुनाफे में बदला। JLR टाटा की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में एक है। टाटा नैनो जो 2008 में लॉन्च हुआ, 1 लाख रुपए की कार जो नैनो, रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही थी, लेकिन तकनीकी नवाचार, किफ़ायती गतिशीलता से एक नया मानक स्थापित कर लिया था। वैश्विक ब्रांड रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का जो राजस्व था 1991 के $5.7 बिलियन से बढ़कर 2012 में $100 बिलियन से अधिक हो गया। आज समूह जो है $180 बिलियन का साम्राज्य है, जिसमें 29 कंपनियां 100 से अधिक देशों में संचालित की जाती हैं। यानी कि आज जब हम देखते हैं तो टाटा ग्रुप्स काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, एक तरह से ब्रांड बन चुके हैं। नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? टाटा ट्रस्ट क्या कहते हैं कि रतन टाटा ने ट्रस्ट के माध्यम से कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल, शिक्षा के लिए संस्थान, इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए परियोजनाएं शुरू की। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज भारत में कैंसर उपचार का एक प्रमुख केंद्र है। कर्मचारी कल्याण, टाटा समूह हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति उदार रहा। रतन टाटा ने सुनिश्चित किया कि कर्मचारी कल्याण नैतिक व्यवहार समूह की नीतियों का केंद्र बने। पर्यावरण नैतिकता, टाटा की कंपनियां कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसके साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी जानी जाती हैं। रतन टाटा ने टाटा कोड ऑफ कंडक्ट को और ज़्यादा सख्त किया, जिससे भ्रष्टाचार, अनैतिक प्रथा को रोकने में मदद मिली थी। यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से संचालित किया था। अब इसमें चुनौतियों और विवाद क्या आते हैं? रतन टाटा की विरासत में सबसे बड़ा विवाद 2016 में साइरस मिस्ट्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। मिस्ट्री, जिन्हें रतन टाटा ने खुद चुना था, उनको उनके नेतृत्व में रणनीति पर मतभेद के कारण हटाया गया था। इस घटना ने टाटा समूह की एकता, गवर्नेंस पर सवाल उठाए। मिस्ट्री परिवार और टाटा ट्रस्ट के बीच कानूनी लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा चली, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ये विषय, और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में टाटा सन्स के पक्ष में फैसला सुना दिया था। अब देखिए रतन टाटा का योगदान क्या रहा है। पशु प्रेम, बॉम्बे हाउस में आवारा कुत्तों के लिए उन्होंने जगह बनाई, उनके इलाज की व्यवस्था की। संवेदनशीलता का प्रतीक है, नवाचार का जुनून था। टाटा नैनो से लेकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पूरे विश्व में IT पावर हाउस बनाया। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार को बढ़ावा दिया था। इसके साथ ही सादगी, अरबपति होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते थे। उनकी निजी ज़िंदगी में कोई दिखावा नहीं था, अक्सर अपनी पुरानी कारों को खुद ही ड्राइव करते थे। इसके बाद रतन टाटा का जब निधन होता है तो जो टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स में आंतरिक आंतरिक विवाद की खबरें सामने आई। नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई थे, उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्टीज के बीच दो गुट बन चुके हैं, जो एक रतन टाटा की नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत को बचाना चाहते हैं, दूसरा जो कॉर्पोरेट सुधार, लिस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। बॉम्बे हाउस जो कभी एकता का प्रतीक था, अब सत्ता का संघर्ष बन चुका है। केंद्र सरकार की मध्यस्थता इस तनाव को दर्शाती है। इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि रतन टाटा की जो विरासत है सिर्फ आर्थिक सफलता की कहानी नहीं, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र निर्माण का भी प्रतीक है। उन्होंने रतन टाटा समूह को वैश्विक मंच पर ले जाकर यह साबित किया कि लाभ और नैतिकता के साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आज बॉम्बे हाउस में बेचैनी बढ़ चुकी है। उनकी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी जो है टाटा के नेतृत्व ट्रस्टीज पर है। यानी कि कुछ लोग ऐसे जो रतन टाटा के जो भी उनकी विरासत उसको बचाना चाहते हैं। रतन टाटा ने कहा था कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टाटा समूह हमेशा सही काम करे। ये उनकी विरासत का मूल मंत्र है और यही इसे अमर बनाता है। तो उनके द्वारा ये वर्ड कहे गए थे। इनमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सही है? यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य।
केवल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यह स्वैच्छिक और कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो इसमें सही उत्तर बी है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR। इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी वैश्विक स्तर पर स्टील उत्पादन में शीर्ष 10 में शामिल है? JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को। तो इसमें सही ऑप्शन है टाटा स्टील जो कंपनी है, भारत कंपनी जो पूरे विश्व स्तर पर स्टील उत्पादन में टॉप 10 में शामिल है, टाटा स्टील की कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सबसे बड़े धर्मार्थ ट्रस्ट में से एक है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, आदित्य बिरला। तो इसमें है टाटा ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़े ट्रस्टी में शामिल है। इसमें GS3 में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वजनिक सेवा में कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने उत्तर का उचित ठहराएं। जो हमारा गवर्नेंस का एग्जाम होता है GS3 पेपर, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भ्रष्टाचार से लेकर। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे योगदान दिया है, तो इस पर चर्चा करें। अब हमारी जो नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है कि जो हंगेरियन मास्टर हैं तो उनको अभी हाल ही में जो साहित्य में ये नोबेल पुरस्कार जीते हैं और दूसरे हंगेरियन बने, यानी कि हंगरी के ये नागरिक हैं जो लास्लो क्रास्नहोयको, जिन्हें सर्वनाश के हंगेरियन मास्टर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। स्वीडिश अकादमी ने 9 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किया है कि उनकी आकर्षक और दृष्टिपूर्ण रचना के लिए उन्हें जो है कला की शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। ये जो उनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज, तो हंगरी के दूसरे लेखक को मिला। पहले इमरे कर्तेस थे, उनको 2002 में मिला और अब 13 साल बाद 2025 में दूसरे हंगेरियन को मिला। इसके साथ ही अगर हम इनकी बात करें कि इनको जन्म 1954 में हंगरी में ग्यूला शहर में हुआ। उनकी रचनाएं मध्य यूरोपीय साहित्य में मिलती हैं जो कि फ्रांज काफ्का, थॉमस बर्नहार्ड से प्रभावित है। उनकी कहानियां अक्सर निराशा, अराजकता, मानव अस्तित्व की विडंबना पर केंद्रित होती हैं। लंबे लंबे वाक्य, जैसे कभी कभी पूरी किताब एक ही वाक्य में होती है, पाठक को एक भंवर में खींच लेते हैं। आलोचक सुजान सोंटेग ने उन्हें सर्वनाश का स्वामी भी कहा है। कुछ उनकी आलोचना भी करते हैं। इनकी घोषणा के बाद हंगरी के जो प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है उन्होंने इन्हें बधाई वगैरह दी और लास्लो हंगरी के नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हमारे राष्ट्र को गौरव को बढ़ाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? स्थान टैंगो 1985 में पहली उपन्यास था उनका, जो कि एक ग्रामीण समुदाय के पतन के बारे में लिखता है। 1994 में बेलातार ने 7 घंटे की फिल्म में इसको रूपांतरित किया और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2015 ये जीत चुके हैं। इसके बाद द मेलांकली ऑफ रेजिस्टेंस एक विचित्र सर्कस और राजनीतिक अराजकता की एक कहानी को प्रदर्शित करता है। हिंसा, अव्यवस्था के बीच संघर्ष कैसे होता है इसके बारे में दिखाया गया। स्वीडिश अकादमी ने अपने इसे सपने जैसे दृश्यों और अतिशोक्तिपूर्ण चरित्रों से भरा बताया है। इसके बाद वॉर विद द न्यू ट्रांसल्वेनिया स्टेशन पूर्वी यूरोप के परिवर्तनों पर जो व्यंग्य इन पर बताया गया। इसके बाद स्पेड वर्क ऑफ फोर पैलेस 2020 में हरमन मेलविल के भूतों से सजा न्यूयॉर्क में एक मनोरंजक लेकिन पागलपन भरी कहानी। तो उनकी बहुत सारी कहानियां ऐसी मिलती हैं जिसकी जो मतलब काफ़ी लोग आलोचना भी करते हैं। इसमें अब देखिए इकोनॉमी में क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें कि निजीकरण का अर्थ है राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों का निजी क्षेत्र का हस्तांतरण। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के योगदान से अधिक हो सकता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? दोनों ही कथन सही हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड समूह के बारे में सही है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा। इसमें सिर्फ 2 सही है केवल। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस नहीं है, इसमें अमेरिका आता है। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कैसे हो सकता है कि आर्मिटिस एग्रीमेंट से संबंधित कौन सा कथन है? चंद्रमा पर सतत मानव उपस्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। भारत इसका हस्ताक्षर करता है। सिर्फ केवल एक ही सही है। तो आर्टेमिस एग्रीमेंट जो है ये हाँ चंद्रमा पर मानव उपस्थिति के लिए एक तरह से इंटरनेशनल सहयोग बनाया गया।
सरकारी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे 2019 में आया हुआ है। उज्ज्वला योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जल संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना। एनवायरमेंट से रिलेटेड कार्बन मार्केट से का अर्थ क्या है? कार्बन क्रेडिट का व्यापार, कोयला खनन का बाजार, कार्बन फाइबर उत्पाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन क्रेडिट का व्यापार कार्बन मार्केट कहलाता है। हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़, उसको हमने कवर किया। साथ ही में हमने कुछ यूपीएससी के PYQs देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने कल के द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।